गणपति वाले दीवाने खुशियाँ बांटे की पार्टी लाते। Namaskar. Hello and welcome to this Maharashtra Maza special with me, Rajdeep Sardesai. With me is a very special guest, someone who is one of the main players here in this Maharashtra election, Uddhav Balasaheb Thackeray, Chief of the Shiv Sena UBT. ठाकरे जी, पहला सवाल मेरा साफ है आपके लिए। क्या आप मानते हैं एक तरह से ये जो चुनाव है आपके लिए डू और डाई है, करो या मरो, इस तरह की स्थिति आ गई है शिवसेना और ठाकरे परिवार के लिए? मेरे लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए जरूर है, क्योंकि इस बार अगर फिर से महाराष्ट्र लूटने वालों के हाथ में महाराष्ट्र जाएगा तो महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा। और जो महाराष्ट्र लूट रहे हैं वो बेताब है कि जल्द से जल्द उनको मौका फिर से मिले। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि कई लोगों को लगता है ये शिवसेना की अस्तित्व की लड़ाई है। जिस तरह से नहीं, मुझे पूरा कर लीजिए। राजदीप, ऐसे है कि व्यक्ति को या पार्टी को आगे क्या करना है, उनका आगे क्या होगा। बहुत सारे पार्टियां आती है, रहती है, आगे जाती है, पावर में आती है, जाती है, वापस पावर में आती है, लेकिन जनता का जो जीवन है उसमें जब एक दिशा तय होती है तो वापस वो करेक्ट करने के लिए काफी सारा समय जाता है। और इसलिए डू और डाई ये महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र जिस तरीके से मुंबई का एक महत्व था, देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती थी, कहूं कि है कहूं, क्योंकि सब सारा जो अपना हमारा वैभव था वो लूटा जा रहा है, लूट रहे। कहां लूटा जा रहा है, कहां जा रहा है? इनका सब गुजरात में जा रहा है। इनका कहना है 52% एफडीआई आ रहा है, परसेंट ऑफ टोटल नेशनल एफडीआई महाराष्ट्र को आ रहा है। दिखाई तो नहीं दे रहा है। कुछ तो इनविजिबल विकास हो रहा है क्या? इनविजिबल विकास मैं नहीं मानता, विजिबल दिखाओ। महाराष्ट्र जो मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो लॉकडाउन के समय में 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा एमओयूज हमने किए थे। आपने भी वो न्यूज दी थी। सारे एमओयूज उसमें से कम आधा आज तक जमीन पर हम दिखा सकते थे। लेकिन जैसे टाटा एयरबस हो, बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, वेदांता फॉक्सकॉन हो, बहुत सारी चीजें, सेमीकंडक्टर्स है, गुजरात लेके गए। मुझे गुजरात के लिए मेरे मन में कोई द्वेष है ऐसी बात नहीं है। जो भी गुजरात जाना चाहते हैं जाने दो, लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले और जो महाराष्ट्र में थे, जैसे डायमंड का मार्केट था, सब गुजरात लेके जा रहे हैं। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं महाराष्ट्र के अस्तित्व की एक तरह या अस्मिता की लड़ाई है, लेकिन मैं उससे जोड़ रहा हूं। मैंने शिवसेना की अस्तित्व क्यों कहा? आपकी पार्टी 2 साल पहले टूट गई, कई एमएलए एकनाथ शिंदे जी के साथ गए। जब लोकसभा चुनाव हुए आप करीब 21 सीटें लड़े, आप 9 सीटें जीते। एकनाथ शिंदे करीब 15 सीटें लड़े, 7 जीते। आपके आमने सामने में 13 सीटों में से 7 उनको आई, 6 आपको आई। तो ये जो है कि असली शिवसेना कौन? असली शिवसेना अगर तय करनी है जी, तो मेरे पिताजी का फोटो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? आप मेरे पिताजी का फोटो इस्तेमाल करेंगे, मेरे पार्टी का नाम इस्तेमाल करेंगे, मेरे सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और चोरी डकैती कर डकैत कोई बोल नहीं सकता कि मैं असली मालिक हूँ। नहीं, उनका कहना है वो असली शिवसेना है। उनका कहना है वो असली शिवसेना है। वो तो उनको अभी सिंबल भी मिल गया, धनुष बाण का सिंबल भी मिल गया, तो उनका कहना है हम असली शिवसेना। मिल नहीं गया वो, जैसे एकनाथ शिंदे ने मिंदे, मैं तो उसको मिंदे बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा नाम चुराने की कोशिश की, तो वो जो है मिंदे, मिंदे मतलब उनके बूट चाटने वाला जी। तो उस मिंदे को मैं कहता हूं, अगर आप में दम है तो अपने पिताजी का फोटो क्यों नहीं लगाते भाई? क्यों नहीं लगाते? और आज मोदी जी भी जैसे वो देखते हैं ना, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, वैसे बाला साहब के नाम पे दे दे रे बाबा, उनको करने की एक तो आप कह रहे हैं ये सब पार्टी आपके पिताजी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि शिवसेना किसी व्यक्ति या किसी फैमिली की पार्टी नहीं है। लेकिन चोर की भी तो नहीं है, डकैत की भी तो नहीं है, चोरों की पार्टी नहीं है मेरी। आपने तो चोरी की, आपने मतलब उन्होंने चोरी की है, और उसके जो लीडर है वो तो मोदी जी और शाह जी है, क्योंकि ये मिंदे ने उनको धन्यवाद दिया है। कि तो धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आपने मुझे शिवसेना और पार्टी का सिंबल दिया है, तो इसमें सारी बातें साफ है। तो क्या ये चुनाव तय करेगा कि चोर कौन और पुलिस कौन? क्या असली शिवसेना कौन या नकली शिवसेना कौन? क्योंकि आप पर इल्जाम ये भी लगाया कि नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था नकली संतान। तो आप मुझे कह रहे हैं क्या ये चुनाव डिसाइड करेगा असली कौन और नकली कौन? बिल्कुल करेगा। और साथ ही साथ मैं कहता हूं कि शिवसेना शिवसेना है जी। अगर शिवसेना में रहना आपको पसंद नहीं है सब कुछ देने के बावजूद,
तो फिर आप या तो बीजेपी में चले जाइए या तो आपकी पार्टी निकालिए, लेकिन आप मेरी पार्टी चुरा कैसे सकते हो? लोग तय करेंगे। मैं सही देखो, उनका कहना है मेजॉरिटी एमएलए को मैं ले गया, नहीं छोड़ो, मैक्सिमम एमएलए मेरे साथ आ गए। ठीक, वो 500 से गए हैं, खोखा लेकर गए। देखो ऐसे है कि असली और नकली बात ही नहीं हो सकती। मेरी पार्टी या मेरा नेतृत्व आपको मंजूर है या नहीं है, या मेरा मंजूर है या नहीं है, वो सवाल है। अगर आप मानते हो कि आपका ही नेतृत्व सही है तो आप नया पार्टी निकालो या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ। आप लोगों के मन में भ्रम मत पैदा करो सर, भ्रम पैदा कर आप पार्टी चुरा रहे हो। अगर कल उठकर आपके घर पर मैं आता हूं आज रात को, क्योंकि इन्होंने रात को ही बात की, आप कहां रहते मुझे पता दे दो जी, चैनल पर दे देंगे तो मेरे पहले कोई और करेगा। आपके घर के द्वार पर मेरा नाम लगा देता हूं और कहूंगा ये मेरा घर है, चलेगा? होगा नहीं? ये एक तरह से आप नहीं, कह रहे हैं नहीं, ये नहीं, पार्टी घर का मेरी मालिक। है, ये पार्टी आप उस पार्टी के मालिक है। ये कौन होता है बाहर वाला चुरा के मेरी पार्टी ले जाता है? यही तो आप कह रहे हो ना मुझे। पार्टी के मालिक उद्धव ठाकरे नहीं है। आपको नहीं कह रहा हूं, लोगों के सामने हुआ है जी। और इसके बावजूद जितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है मेरे लिए, आज तो उन्होंने मेरे पास क्या है जी। तो भी लोग मेरे पास मेरे सभा में आते हैं। ना ही मैं उनको बिरयानी खिलाता हूँ ना कुछ खिलाता हूँ, तो भी मेरे लिए आते हैं, रुकते हैं। क्यों? आपने एक बड़ी बात अभी कही और कुछ दिनों पहले भी कही एक सभा में कि अगर जनता, आप मुझे कहिए कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं, अगर जनता मुझे नापसंद करे, यस, तो फिर मैं घर बैठ जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। बिल्कुल। इसका मतलब बताइए, इसका क्या मतलब? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा अगर ये चुनाव में हार जाऊं। नहीं, ऐसे नहीं है। मैंने ये बात कल परसों कही संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, जिससे मैं कुछ रिश्ता मानता हूँ, हमारा कुछ लगाव है जी, जैसे कोकण के साथ है, हर जगह से है। लेकिन छत्रपति संभाजीनगर ये नाम पहले बाला साहब ने दिया, बिल्कुल, और वो मैंने करके दिखाया जब मैं चीफ मिनिस्टर था। तो उस शहर से, जिले के साथ एक कुछ लगाव है और मुझे ये मैं हजम नहीं कर सकता हूँ कि वहां एक गद्दार चुनकर आया लोकसभा चुनाव में, एक गद्दार जी। जिसके, तो आप क्या कह रहे हैं? सुनो, बिल्कुल। तो मैं लोगों को यही मैंने पूछा कि अरे भाई, क्या मेरा नेतृत्व मैं मंजूर नहीं है आपको? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? तो आप कहो, मुझे मोदी शाह घर नहीं बिठा सकते, आप बिठा सकते हो। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तो लोगों ने कहा नहीं, आप हमें चाहिए। तो क्या आप भावनात्मक हो रहे थे? और कहीं ना कहीं संभाजी नगर में थे, छत्रपति संभाजी नगर में, तो भावनात्मक, इमोशनल आप ये कह रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखो, मैं इमोशनल हूं और राजनीति में इमोशनल होना नहीं होना अच्छी बात है, नहीं, लेकिन मैं हूं। तो क्या आप कह रहे हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे दुख है कि मैं संभाजी नगर में हार गया, मैं कोंकण में हार गया? लेकिन उसके साथ साथ मैं मेरा वचननामा लेके लोगों के सामने आया हूं, राजनीति छोड़ने के लिए नहीं आया हूं। जो बात मिंदे भाजपा नहीं कर रहे, वो हम कर रहे हैं कि आज लोग परेशान है। आप ही तो आपकी बात में खुलेआम सभा में कहा, जो बात आपने मुझे एक क्लिप भेजी थी, आप अमरावती में गए थे किसी एक घर में, हालत बताइए जरा, क्या हालत बहुत बुरी है। वही तो मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। एग्जैक्टली, तो यही मुद्दा मैं लाना चाहता हूं और मैं आपका जिक्र करके मैं लोगों को बताता हूं कि राजदीप सरदेसाई जी, आपकी तारीफ की मैंने। तो हमने अमरावती में जाके मैं जनता को बताऊं क्या हुआ। अमरावती में मैं जब गया था, एक परिवार से मिला, महिला के पति ने आत्महत्या की थी। कितना कर्जा था? वो सोयाबीन और कपास करता था, 1 लाख का उसका कर्जा था, उस पर आत्महत्या की। अब सवाल ये उठता है कि ये किसानों के मुद्दे जो हैं, सोयाबीन किसान हो, कपास का किसान हो, वो जो मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है इस चुनाव में वो मुद्दे हावी हो गए, या ये जो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो धन है वो गुजरात लूट रहा है, या लुटेरा शिंदे, क्या ये पर्सनल चुनाव है? नहीं, या उस औरत की जो पीड़ा है उसको आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं? यस, दोनों है। आपको याद है, आपने उस महिला के साथ बातचीत की, आपने उस महिला के 2 बेटे के साथ बातचीत की। जी बिल्कुल। एक बेटे ने क्या कहा आपको, आप खेती करोगे क्या? हाँ। क्या कहा उसने? मैं नहीं करना। एक बेटे ने कहा मैं करूंगा, क्योंकि दूसरा रास्ता मुझे करना ही नहीं है खेती। नहीं है। हाँ, मैं हमाली करूंगा, कुछ भी करूंगा। तो उसको रोजी रोटी कौन देगा? क्योंकि रोजी रोटी देने वाला उद्योग अगर गुजरात में जा रहे हैं तो वो बच्चा क्या करेगा? तो ये दोनों चीजें जो है वो अहम है। जो बेटा खेती नहीं करना चाहता है लेकिन खेती छोड़कर कुछ भी करना चाहता हूं और उसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो गुजरात जाएगा? सर, मैं इसलिए ये सवाल, अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, इस चुनाव के असली मुद्दे।
जो सरकार है महायुति की, वो कहते हैं लाडकी बहन। जहां भी मैं जाता हूं बड़े बड़े पोस्टर लाडकी बहन के देखता हूं और 1500 रुपए महिलाओं को दिए गए। कई महिलाओं से मिला हूं, वो खुश है। अब क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर है? लोकसभा में आप आगे रहे, 30 सीट आप जीते और महायुति 17 जीती। अब विधानसभा में कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर, क्योंकि मार्जिन बहुत कम था परसेंटेज में, ये एकनाथ शिंदे का गेम चेंजर है। इसने उनकी तस्वीर बदल दिया और इससे आप नैरेटिव भी बदल गई है। जो लोकसभा का नैरेटिव था संविधान खतरे में है, वहां से अब हम लाडली बहन तक आ गए हैं। लाडकी बहन। वापस मैं आपको उसी घर में लेके जाता हूं जी। उस बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, अमरावती के अमरावती बेटे ने। अमरावती क्यों? क्योंकि कर्जा है और पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। क्या करेगी लाडकी बहन योजना? क्या 1500 रुपया उस घर पर जो कर्जा है वो चुका सकेगी? 1 लाख का कर्जा आप गिनते जाओ, 1,500 हजार, कितने महीने लगेंगे? तब तक इसकी आप ही 3000 प्रॉमिस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 3000 रुपए देंगे, तो एक दौड़ हो गई है। सुनो तो सही जी, सुनो तो सही। आज जो लाडकी बहन आप जो बोल रहे हैं कि ये नैरेटिव सेट किया है उन्होंने, ऐसा किया है वैसा किया है, लेकिन 1 लाख रुपए का कर्जा कितने 1,500 मिलाएंगे तो वो जाएगा। दूसरी बात, उसके बावजूद स्कूल पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। तो मैं जो करने जा रहा हूँ, मेरे जो बच्चियां, मतलब महाराष्ट्र की जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उनको मुफ्त में पढ़ाई का इंतजाम किया गया है, ऐसा मैंने सुना है। नहीं होगा तो भी वो भी मैं करूंगा, लेकिन उसके साथ मैं महाराष्ट्र में जितने बच्चे हैं, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, उन सारे बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ाई करूंगा। तो उनके ऊपर वो एक टेंशन नहीं रहेगा कि अरे मेरे पिताजी के ऊपर कर्जा है तो मैं पढ़ाई कैसे करूं। नहीं, पर लाडली बहन का खास करके शहरी इलाकों में आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? अगर महिला को 1500 रुपए मिल रहे हैं, आप 3000 प्रॉमिस कर रहे हैं, उस महिला के जीवन में कम से कम 1500 रुपए आगे 2 करोड़ से ज्यादा महिला को बेनिफिट हुआ। इससे एकनाथ शिंदे ने अपनी छवि बढ़ा दी है। लोकसभा में आप कहते थे 50 खोके एकदम ओके है ना, आज भी है, अभी भी है, लेकिन हाँ, अभी आपने बात अच्छी बात कही, 50 खोके एकदम ओके। गद्दार को 50 खोके और बहन को 1500। गद्दारी करे तो 50 खोका मिलता है उसको, और बहन लाडकी बहन है ना तुमची, तो लाडली बहन को 1500 और गद्दार को 50 खोके। तो ये मैच ही नहीं होता है। लेकिन और 1500 से 3000 ज्यादा अच्छा, मतलब कुछ काम में आएगी उसकी बात। और साथ ही साथ जो हमारे रोज के जीवन में 5 चीजें लगती है, खास कर गेहूं, चावल, शक्कर, तेल और दाल, हम किसानों का 1 रुपए का नुकसान होने नहीं देंगे। और उसके साथ ये 5 चीजों के दाम हम अगले 5 साल के लिए स्थिर रखेंगे। तो आप कह रहे हैं एक हाथ से वो दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। दूसरा मुद्दा जो बढ़ रहा है इस चुनाव में, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब क्या है? एक है तो सेफ है, वोट जिहाद। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं वोट जिहाद हो रहा है, इस वजह से एमवीए जीती थी। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स निकले महाराष्ट्र में, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति इस बार अपने चरम पर है। उसको आप कैसे मुकाबला करोगे? क्योंकि वो कहते हैं आप नकली हिंदुत्व कर रहे हो। सुनो, अभी इससे कोई मतलब नहीं रखता जो आम चुनाव होने जा रहे उससे जी। इससे लोगों के जीवन में क्या राहत मिलेगी? और एक है तो सेफ है, वो मोदी जी के लिए है। मोदी जी कोई अपना कॉम्पिटिटर नहीं चाहते, तो एक है तभी वो सेफ है। दूसरा कॉम्पिटिटर आएगा तो वो सेफ नहीं रहेंगे। अगर और कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त करेगा तो मोदी जी सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए उनका नारा है एक है तो सेफ है। और दूसरी बात ऐसी है कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? कौन बटेगा कौन कटेगा? मैं चीफ मिनिस्टर था, कितने लोग काटे गए बताओ मुझे? कितने लोग काटे गए? वो मैं चीफ मिनिस्टर था ना 2.5 साल। बिल्कुल। हाँ, तो मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो दिल्ली जल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी पत्थर नहीं उठा था। दिल्ली में 2020 के दंगे जो हुए तो वो छोड़ो, नहीं, हाँ 2020 के, हाँ। बराबर है। तो मेरे महाराष्ट्र तो शांत था। तो वो जहां बैठे हैं वहीं पे ये मामला है, बटेंगे कटेंगे अभी उनकी फटेंगे ऐसी स्थिति हो गई। आप कह रहे हैं फटेंगे, क्योंकि सर ये जो है ना कि मैं चीफ मिनिस्टर था। अमित शाह इससे जोड़कर बात कहते हैं, हम छत्रपति शिवाजी की सेना है, ये औरंगजेब की सेना है।
ये एक तरह से तुष्टीकरण करते हैं और इन्होंने हिंदुत्व से गद्दार, जिस तरह आप एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते हैं, वो कहते हैं आपने हिंदुत्व से गद्दारी की है। 2019 में चुनाव होता है, बीजेपी सेना साथ में लड़ती है, लेकिन सेना छोड़कर एनसीपी कांग्रेस से जाती है, वही कांग्रेस जिसको बाला साहेब ठाकरे एक तरह से विरोध करते थे। ये इनका प्रचार है और वो कहते हैं आपकी नकली हिंदुत्व है, वो असली हिंदुत्व है। ठीक है, हो गया सर। अभी मैं अमित शेठ को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अमित शेठ, आप अमित शाह को अमित शेठ अमित शेठ ही है ना वो, उन्होंने कहा है कि खुद वो बनिया का बेटा है, मैंने नहीं कहा। तो अमित शेठ को मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आपके प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी का बर्थडे केक खाने के लिए जाएंगे तो भाई साहब थोड़ा हमारे लिए भी लाइए, क्योंकि आप केक तो खाते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का और हमें हिंदुत्व छोड़ा इसे कहते हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? ये किसका नकली हिंदुत्व है? मतलब आज तक कभी भी 1 इंच भी जगह, जो 14 के पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में उसी की भाषा में उत्तर दिया जाएगा, कब दिया? उन्होंने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, उन्होंने कहा हमने राम मंदिर बनाया, उन्होंने कहा देखिए, नहीं ये प्रधानमंत्री और अमित शाह कहते 2 मिनट के लिए राहुल गांधी कह दे कि वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे के बारे में उनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहें तो मैं मानूंगा कि ये हिंदुत्व है। क्या किस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेस के साथ आपने समझौता किया, उनका कहना है इसलिए आप हिंदुत्व से गद्दारी की है। वो एक वाक्य अगर कहे सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा उस बारे में, जो बाद में वो पुलवामा कि इन्होंने पुलवामा के समय, आपको लगता है कि जो सत्यपाल मलिक ने व्याख्यान दिया कि प्रधानमंत्री उस समय वहां जिम कॉर्बेट में फोटोग्राफी कर रहे थे जहां मैं जाना चाहिए था एज ए फोटोग्राफर, आप तो फोटोग्राफर हैं। वो जाके बैठे थे फोटोग्राफी करने के लिए और उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को कहा आप चुप रहिए, और ये जब तनवा जाता है मिलिट्री का तो वो एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए था। तो बार बार मलिक साहब ने कहा था कि उसको एयरलिफ्ट करो, नहीं ध्यान दिया, बाय रोड लेके गए। और मलिक साहब मेरे घर भी आए थे, मुझे दिल्ली में मिले थे, उन्होंने कहा कि उद्धव जी ये तो साफ साफ इन्होंने अनदेखी की है, उन्होंने पूरा कन्वाय जाने के पहले रोड का चेकिंग होना चाहिए था, उसको सुरक्षा देनी चाहिए थी, वो सब कुछ किया नहीं और हमारे सैनिक मारे गए और उसका जिम्मेदार वो कहते हैं कि मोदी जी है और शाह जी है। शिवसेना यूपीपी अभी भी असली हिंदुत्व पार्टी है, कांग्रेस के साथ जाने के बाद। वो छोड़ो ना, वो बात ये असली नकली का सर्टिफिकेट इनके पास से मुझे लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऑफिस नहीं है ना हिंदुत्व का मक्ता लिया। तो वो जो हमारे जवान मारे गए उसकी जिम्मेदारी वो क्यों नहीं लेते? ये कौन सा हिंदुत्व है? जो सत्यपाल मलिक साहब जो वहां के गवर्नर थे और गवर्नर की जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदार व्यक्ति है। आज भी वो कहते हैं कि मैं मेरे वक्तव्य पे कायम हूं, मैंने कई बार उनको कहा था लेकिन उन्होंने अनदेखी की। तो ये जो है देश के साथ किया हुआ अपराध है, गद्दारी है, और ऐसे गद्दारों को मैं उनसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता। सर मैं पूरे महाराष्ट्र घूमा हूं इस बार, मैं भी घूम रहा हूं और मैं देख रहा हूं कुछ भाग महाराष्ट्र के बिल्कुल पीछे रह गए। और ये अब नहीं, जो अमरावती की स्टोरी की, ये कोई नई स्टोरी नहीं है, पिछले 30 सालों में सैकड़ों किसानों ने यहाँ आत्महत्या की है। बहुत, मैं आज भी कर रहे हैं। तो जब हम महाराष्ट्र अस्मिता की बात कर रहे हैं और तब बीजेपी शिवसेना की भी सरकार रही है, कांग्रेस एनसीपी की रही है, अब देवेंद्र फडणवीस, अब शिंदे और फडणवीस की रही है, किसी ने उनके लिए इतना नहीं किया है, अनदेखी हो गई है। सब सीधा सवाल, आप लोग राजनीति करते हैं लेकिन असली चीज क्या है? आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप असली मुद्दे पर आए। मैं 2.5 साल मुख्यमंत्री था। सुनो, मैंने शुरुआत जब की तो मैंने किसानों को 2 लाख तक लोन फ्री किया था। उसके बावजूद अनफॉर्चुनेट था, कोरोना का समय था, लेकिन उसको लेकर मैं कुछ ये छिपाना नहीं चाहता। लेकिन उस वक्त जब मोदी जी खाली थाली बजा रहे थे तो मैं लोगों को मुफ्त में और 10 रुपए में शिव भोजन दे रहा था, भरी हुई थाली दे रहा था। साथ ही साथ हमने उस वक्त भी लगभग 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो उद्योग है उनके साथ एमओयूज की थी। और हम बताएं कि एक उद्योग जो टाटा एयरबस, फिलहाल 15 दिन पहले जो मोदी जी ने धूमधाम के साथ उसका अनावरण उद्घाटन किया गुजरात में, वो हम लाना चाहते थे नागपुर में, विदर्भा में, जहां अमरावती आती है। फिर जहां छत्रपति संभाजीनगर है वहां हम ला रहे थे मेडिकल डिवाइस पार्क। रायगढ़ में लाना चाहते थे बलद्रक पार्क, फिर लाना चाहते थे वेदांता फॉक्सकॉन, फिर लाना चाहते थे सेमीकंडक्टर्स। एक मेडिकल डिवाइस पार्क अगर मेरे मराठवाड़ा में आ जाता तो उसको जो बाकी सारी चीजें लगती है वो अगर आप ध्यान में लेते तो 1 लाख लोगों को वहां रोजगार मिलता।
टाटा एयरबस अगर विदर्भ में आता तो वहां रोजी रोटी की शुरुआत होती। तो ये सारी बातें, यही तो मुद्दा है। नहीं, ये इंटरेस्टिंग आप कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है आप प्रोजेक्ट्स रोकते थे। यस, जो मेरे हमने कोस्टल रोड बांधा, हमने अटल सेतु मारा, हमने समृद्धि एक्सप्रेस हम कर रहे हैं, हम नया महाराष्ट्र बना रहे हैं, ये उनकी एक तरह से धोरण है। आप उसके विपरीत कह रहे हैं कि हम ये सब करने वाले थे। नहीं, हमने करने की शुरुआत की थी, हमने एमओयूज किए थे। और कोस्टल रोड इनका कोई दूर दूर से भी संबंध नहीं, वो सपना हमने दिखाया था। एक ही पार्टी है शिवसेना जिसने मुंबई कारपोरेशन के चुनाव में मुंबई कोस्टल रोड हम करेंगे, और वो एक मिनट, जो रोड बनाए वो मेरे कारपोरेशन के पैसे से बनाए, ना ही उसमें मिंदे का हाथ है, ना ही मोदी जी का हाथ है, उसमें कोई उससे लेना देना नहीं। जब मेरी सरकार थी तब अगर मैं वो शिवड़ी नावा सेवा लिंक रोड है उसका काम रोकता तो मेरी सरकार गिराने के बाद 2-4 महीने में उसका अनावरण नहीं करते थे। समृद्धि महामार्ग जो है वो मेरे हाथों से होना था। ये मिंधे ने वहां गद्दारी की, एक जो ब्रिज था वो उन्होंने गिरा दिया, वो सारी जानकारी मेरे पास आई और वो डिले किया। बाद में हमारे सरकार गिराने के बाद उन्होंने मोदी जी के हाथों से उद्घाटन किया। तो एक मिनट, तो ये सारी बातें जो है, महाराष्ट्र एक मैग्नेट है। आप मुझे बताइए कि वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम हो गया पिछले 2.5 साल में, महाराष्ट्र के लिए कुछ हुआ क्यों नहीं? आपने कितने लोगों को यहाँ बोला इंडस्ट्रियलिस्ट? जैसे मैं चीफ मिनिस्टर बना था तब मेरे पास आज भी फोटो है, टाटा साहब आए थे, रतन टाटा, मुकेश अंबानी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। जहां मैं सह्याद्री में मिला था और उनको मैंने पूछा था, तब उन्होंने, वो शॉक थे, उन्होंने कहा कि उद्धव जी आप पहले मुख्यमंत्री हो महाराष्ट्र के जिन्होंने हमें बुलाया। आज तक बाहर के मुख्यमंत्री आकर हमें इनवाइट करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमारे राज्य में आप और इन्वेस्टमेंट लाओ। सर इंटरेस्टिंग आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आप पर आरोप लगता है कि आप गौतम अडानी जो है, आप कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आएगी तो धारावी का टेंडर मैं कैंसिल करूंगा। अभी आप कह रहे हैं गौतम अडानी का जो धारावी का टेंडर है उसे कैंसिल करेंगे। बिल्कुल करूंगा। जो इंटरेस्टिंग है, एक तरह से ये लड़ाई एक तरह से लगती है उद्धव ठाकरे बनाम गौतम अडानी, और उसी गौतम अडानी पर आता है कि वो शरद पवार के साथ को एक तरह से नरेंद्र मोदी से मिला रहे थे और सरकार बनाने की उन्होंने कोशिश की थी 2017 और 19 में। तो अगर शरद पवार जो आपके साथी हैं, सहयोगी है, वो तो गौतम अडानी के दोस्त हैं, और आप कह रहे हैं आज कि अगर गौतम अडानी अगर मेरी सरकार आए तो मैं धारावी प्रोजेक्ट कैंसिल करूंगा। चैनल पर बोल रहा हूं कि गौतम, अगर हमारी सरकार आएगी, और अडानी मेरे व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, लेकिन एक मिनट, लेकिन जो भी मेरे मुंबई का दुश्मन है, जो भी मेरे महाराष्ट्र का दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। अगर शरद पवार आपसे कहे नहीं गौतम अडानी की प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी महाराष्ट्र में राजनीति करनी है, और महाराष्ट्र के खिलाफ जो भी जाएगा उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। तो मैं धारावी का जो विकास है, धारावी के लोगों को हर घर में एक उद्योग है, छोटा छोटा उद्योग है, रोजी रोटी है उनकी, तो उनकी रोजी रोटी छीनने वाला जो टेंडर है वो मैं कैंसिल करूंगा। उनको वहां उनके उद्योग के साथ वहीं पर मैं घर दिला के रखूंगा, ये मेरा वादा है। आखिरी सवाल, आखिरी पड़ाव पर आते हैं, वो मुख्यमंत्री पर। देखिए, आपने शुरुआत में कहा था प्रोजेक्ट होना चाहिए, होना चाहिए, आज भी मेरा कहना था। आज भी आप कह रहे हैं कि एमवीए ने एक मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट, क्या उससे ये इंटरप्रिटेशन हुआ कि उद्धव ठाकरे अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे वो जनता के सामने जाते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, एमवीए का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, और आप और एकनाथ शिंदे के बीच में करीब 50 कंस्टिट्यूंसीज में जो टक्कर है, लोग समझते हैं वो सबसे अहमियत है। सुनो तो सही, एक तरफ मिंदे बोल रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, अमित शेठ बोल रहे हैं कि देवेंद्र बनेगा, पवार, अजित पवार तो उनको तो मुझे लगता है कि किसी ने तो आशीर्वाद दिया है, जैसे मराठी मध्ये बोलतात ना, अखंड उपमुख्यमंत्री भव। नहीं, वो उन्होंने मेरे शो पर भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। हाँ, नहीं, लेकिन उनको आशीर्वाद तो ऐसे मिला है कि अखंड उपमुख्यमंत्री भव, 5 बार बने। हाँ, तो अखंड उपमुख्यमंत्री बनते रहेंगे। लेकिन सवाल अब क्या मिंदे, ये तो उनकी एक तो सरकार नहीं बनेगी, लेकिन देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे तो मिंदे उपमुख्यमंत्री बनेगा क्या? और क्या भाजपा वापस में सही में उनको मिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है या यूज एंड थ्रो करने वाला है? उनकी छोड़िए, आपकी पार्टी की बताइए। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री होना चाहिए, नहीं हुआ। अब कहा जाता है, शरद पवार ने मुझे इंटरव्यू में कहा जिसके सबसे ज्यादा सीटें आएगी उनका मुख्यमंत्री कोई आपत्ति बनेगा। नहीं है,
कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इसके आगे जाकर मैं कहता हूं कि अगर पवार साहब आज भी उनकी पार्टी की सीटें ज्यादा आती है तो भाई जितेंद्र रावत मुख्यमंत्री बनेगा, सुप्रिया सुळे बनेगी, राजेश टोपे बनेंगे, बाळासाहेब थोराट बने, नाना पाटोळे बने। वो तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा कांग्रेस अगर विजय वडेट्टीवार को बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन महाराष्ट्र को लूटने वाले हम बनने नहीं। आप बनना चाहते हैं कि नहीं, ये अभी भी आपकी महत्वाकांक्षा है कि नहीं? नहीं, मैं बनना चाहता हूं कि नहीं से ज्यादा जनता क्या चाहती है, और मैं ऐसे सपनों देखने वालों में से नहीं हूं। मैं तो मेरे महाराष्ट्र की रक्षा करने वाला हूं। मैं मुख्यमंत्री पहले नहीं था, फिर था, आज नहीं हूं, लेकिन मुझे जो महाराष्ट्र ने सम्मान दिया है कि महाराष्ट्र कुटुंब प्रमुख, मेरे लिए काफी है। तो आप कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री ना भी बने तो भी आप संतुष्ट है? चुनाव जीतना है, महाराष्ट्र मेरा आगे बढ़ना चाहिए। सर लास्ट में मैं आपसे ये जो आप जिस घर में गए थे उस घर में मैं खुशी लाना चाहता हूँ, जिस घर में जो उस अमरावती के घर में, तो उनकी खुशी में मेरी खुशी है। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके जो 50 सीट्स है, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना बनाम शिंदे सेना, ये जो टक्कर है लोग समझते हैं ये डिसाइड करेगी किसकी सरकार बनेगी। लोग समझते नहीं। कुछ कह रहे हैं कि आपने ज्यादा सीटें ली, 20 सीटें विदर्भा की, अगर आप कम लेते तो शायद कांग्रेस अच्छा करती। 20 सीटें, हमने तो 8 सीट लड़ रहे हैं। नहीं, टोटल महाराष्ट्र में विदर्भ को लेकर अगर आप 20 सीटें कम लेते, क्या ये कहीं ना कहीं एमवीए जो है, आपके पास साधन उतने नहीं है जितने महायुति के पास है, उनका उन्होंने बहुत प्रिपेयर किया, आरएसएस पहले से वहां लड़ रही, क्या आपको लगता है इससे आपको डिसएडवांटेज है इस चुनाव में? विधानसभा में बहुत लोकल होता है चुनाव। देखो, महायुति को उनके पाप डुबाएंगे। आप कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल। आप उतना कॉन्फिडेंट इस बार है जितना लोकसभा में थे? लोकसभा में नहीं, उतना नहीं, उससे ज्यादा हूं। आप उससे ज्यादा है, तो लोकसभा में आप मुझे नंबर दीजिए, कितने सीटें आएगी? मेरा मोबाइल नंबर नहीं, ये तो आपने अपने पिताजी की जैसी बात की। फिर वो व्हाट इज योर मोबाइल नंबर ऐसे आपने पूछा मुझे, आप मुझे नंबर दे दो। नहीं, देखो राजदीप जी, ऐसा है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं ना, तो मैं सीटें कम क्यों गिनूं? मैं 288 के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हम 288 की बात करेंगे ना। फिर आप कहेंगे इतने सीटें में फिर कौन सी भी जीतेगी, कौन से हारेंगे, तो ये नहीं होता। आप वर्सेस शिंदे में ये जो बैटल है उसमें कौन आगे रहेगा, खास करके मुंबई और कोंकण में? शिंदे में अगर हिम्मत है, वो अगर मर्द का बेटा है, तो उसके पिताजी का चेहरा लेकर वो चुनाव लड़े और मेरे सामने आए, फिर देखेंगे और बाळासाहेब का चेहरा वहां से हटा दे। हाँ, आप कह रहे हैं बाळासाहेब का चेहरा हटा दे। मोदी जी को भी कहता हूं कि आप जो बाला साहब के नाम पे दे वावा कर रहे हैं ना, वो भी बंद करें, आपके नाम पे चुनाव लड़के। सर आखिरी सवाल पर्सनल है, आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रही, ऐसा लगता है आपको? नहीं, चुनाव के पहले आपको एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ी, आपने बहुत एक तरह से कोविड के टाइम पे भी आपको बहुत परेशानी हुई। आपको कभी लगता है ये राजनीति से उब गए हैं आप, ये जो पार्टियां टूट रही है, जिस कोई विचारधारा नहीं रही है, हर एक व्यक्ति देखता है मैं जब महाराष्ट्र घूमता हूं, कई जनता कहते हैं सगळे खुर्चीसाठी करताय, हे सगळे सत्तानाश करतायत, सत्तानाश करतात है, सत्यानाशापेक्षा सत्तानाश करते हैं। तो क्या ये नहीं, सुनो, आपकी बात बिल्कुल सही है, कभी कभी ऐसे लगता है, लेकिन जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं, और मैं अभी देखो आपने जो स्टोरी बनाई वो मेरे दिमाग में दिल में घुस गई है, वो अमरावती। ऐसे लोग जब मुझे कहते हैं कि उद्धव जी आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि आपके वो स्टेटमेंट के बाद ये हो गया कि अगर आप हार गए तो आप घर बैठेंगे। नहीं, हार गए की बात ही नहीं हो सकती। मैंने लोगों को पूछा, क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर में जो गद्दार चुन के आया वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? और वहां के लोग, उनको भी थोड़ा लगता है कि अभी ऐसा हुआ होगा कि अरे नहीं यार, कुछ तो हुआ, गलत हुआ, तो देखते। तो 23 तारीख को आप कॉन्फिडेंट आप यहाँ पेड़ा खाने के लिए आइए। आप कह रहे हैं 23 तारीख को आप पेड़ा खिलाएंगे? यस, आ जाओ। आप इतने कॉन्फिडेंट है लाडली बहन सबके बावजूद कि आप ही की महाराष्ट्राची जनता ठरवलं त्यांचा लाडका कोण आहे, त्यांचा लाडका कोण आहे। ऑन दॅट नोट, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, थँक यू। सॉरी, जरा लेट झालं, लेट्स ओके। जरा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हैज स्पोकन फ्रॉम हिज हार्ट। लेकिन एक ही चीज, बीच में जो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हुआ वो आप बुक में ना लिखे। पर आप मेरी किताब जरूर पढ़े, पढ़ूंगा। आप मेरी किताब जरूर पढ़े। आप बताते रहिए बाकी क्या लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ ऐसे मेरे पास कुछ है नहीं छुपाने के लिए, आपको मालूम है। चलो, थैंक यू। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ज्वाइनिंग मी हियर ऑन महाराष्ट्र माझा।